स्टार्टेड ना? हेलो, एक बार कंफर्म करो ना सर, स्टार्टेड ना? यस सर। ओके सर। अच्छा, तो सर आज इनकम टैक्स में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? न्यू टॉपिक इन द सेंस न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर इन द सेंस आज हम लोग बात करेंगे सर हेड्स ऑफ इनकम पे। इनकम अंडर दी हेड, यस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सही केस, ऐसे कुछ भी उठा सकता था बट केस सही है। आज मैं हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा सर। क्या पढ़ाऊंगा? हाउस प्रॉपर्टी। आप लोगों को पता है हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या होता है? रेंट। वेरी गुड। बेसिकली सर हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है ना, ये रेंटल इनकम। और हमारे देश में एक काफी बड़ा अमाउंट ऑफ लोग रेंटल इनकम से अपना फैमिली चलाता है और इनकम भी करते हैं। रेंटल इनकम इन द सेंस आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हो। सर कैसा रेंट पे देना? सर दो तरह का रेंट होता है, एक रेसिडेंशियल पर्पस में और एक बिजनेस पर्पस में। तो चलो मैं आपको कुछ कहानी बता देता हूँ। पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्टरी कुछ पॉइंट्स लिख लो, कॉपी रेडी कर लो सर, पेन एंड कॉपी रेडी कर लो, कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स लिखो, फिर आगे का बात करते हैं। चलो, स्क्रीन शेयर टेंशन नहीं। হয়েছে? স্ক্রিন শেয়ার আছে এবারে? है सर। हेडिंग कर लो सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें एक मेरा बहुत फेमस एक गाना याद आ रहा है सर। गाना ऐसा है, तेरे घर के सामने घर एक बनाएंगे छोटा ही सा। सुने हो कभी ऐसा गाना? हाँ, नहीं सुना? चलो मेरे से सुन लो। तेरे घर के सामने घर एक बनाएंगे झूठा ही से, छोटा नहीं झूठा ही से। लिखो, इफ दी रिलेशनशिप, लिखना स्टार्ट करो सर, लिखते लिखते समझेंगे। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई, if the relationship between payer and payee is the relationship of landlord and tenant, ठीक है? लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। टेनेंट समझते हो ना? टेनेंट बने, टेनेंट बने कौन होता है? भाड़ाटे। टेनेंट माने से भाड़ाटे। भाड़ाटे माने जैसे मानो तुम पीजी में रेंटल रहते हो ना, तो तुम बेसिकली टेनेंट हो और तुम्हारा पीजी का ओनर बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, लैंडलॉर्ड है, ठीक है? तो टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, तो जहां पर पेयर एंड पेई के बीच में रिलेशनशिप लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वाला होता है, ठीक है? एंड एनी अमाउंट रिसीव्ड is chargeable
under the head house property. Any amount received is chargeable under the head house. HP माने हाउस प्रॉपर्टी. चलो आप लोग पूरा ही लिख लो सर, नहीं तो बाद में बोलोगे फिर क्या आधा आधा लिखाते हो, हम लोगों को भी पूरा आदत कर देते. Any amount received is chargeable under the head house. एक काम करो सर, एक मेरे साथ साथ ना एक हाउस प्रॉपर्टी ड्रॉ करो. क्या क्या ड्रॉ करोगे? एक घर बनाओ. तेरे घर के सामने घर एक बनाएंगे, छोटा ही सही, छोटा ही सही. समझ रहे सर? तेरे घर के सामने घर एक बनाएंगे, छोटा ही सही. घर बन रहा है सर. कैसे बना घर? मैं घर अच्छा बना लूं, मेरे को ड्राइंग नहीं आता है पर घर अच्छा बना लूं. हाँ, बोला नहीं? एक सेकंड रुको, बोर्ड बंद हो गया. ऑफलाइन में बोर्ड ऑफ हो गया. घर बनाओ, घर बनाओ, हम लोग एक घर बनाओ, फिर मैं बात करता हूँ. बहुत बातें करना है. आगे पेज तो देखो. लो सर लिख, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, जस्ट 2 लाइन लिखो. हो गया? शेयर हो गया, देख तो गोपाल, शेयर हो चुका है. घर बना लिया आप लोग? घर बना लो सर. घर बनाने के पीछे कुछ बातें हैं, ऐसे ही थोड़ी ड्राइंग कर रहा हूँ, मजाक थोड़ी है. मानो कि एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स. ठीक है. मिस्टर एक्स जो है वो अपने घर के छत के ऊपर क्या कर रहा है? अरे वाह, ढोली तारो ढोल पे बाजे. ये क्या करे? भंगड़ा नाच रहा है. छत के ऊपर भंगड़ा नाच रहा है. ठीक है. और छत के ऊपर ना एक ऐसे डिश एंटेना भी ड्रॉ करो. वो डिश टीवी होता है ना, केबल लाइन वाला. ठीक है. सर ये घर को ना 3 हिस्सों में बांटेंगे हम लोग. कितना हिस्से में बांटेंगे? 3 हिस्से में. एक हिस्सा जो मेन घर के साथ है, इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं. और एक तीसरा हिस्सा जो इस साइड में को. इसमें ये जो पहला जो पार्ट है सर, ये वाला हिस्सा जहाँ पर मैंने 2 विंडो बनाई, ठीक है, ये एक हिस्सा है, दूसरा ये हिस्सा है. इसको 2 हिस्सों में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ. ठीक है. बीच से काट दूँ. इसका इधर वाला गेट है, इसका इधर वाला गेट है. ये जो प्रॉपर्टी है इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कर देते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड. क्या कर देते हैं? सेल्फ ऑक्युपाइड माने ये वाला हिस्सा में हम रहते हैं. ठीक है. इस हिस्से में हम लोग क्या करेंगे? रहेंगे. जैसे अपने घर ओनर, मतलब जो जिसका घर है वो रहेगा. सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब है जिसका घर है वो वहां पर रहता है. इसी घर का एक दूसरा हिस्सा है, इस घर का एक दूसरा हिस्सा है जिसको हम लोग बोलेंगे लेट आउट पोर्शन. क्या बोलेंगे? लेट आउट पोर्शन. ठीक है. तो जो सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन है और जो लेट आउट पोर्शन है, इसको प्यार से बोलते हैं एलो, और इसको प्यार से बोलते हैं एशो. ठीक है. प्यार से बोलते हैं एशो, इसको बोलते हैं एलो. और इसी घर का एक तीसरा हिस्सा भी है. ये हिस्सा मेरा दुकान है. क्या है इसमें? शॉप. ठीक है. ये शॉप वाला एरिया है. इसको लिखो यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन.
मैंने ऑफिस काम, दुकान जो भी है, ठीक है, अपने प्रोफेशनल पर्पस में या खुद के बिजनेस पर्पस में यूज करते हैं, ठीक है। इतना तक कर दिया, हाँ या ना? अरे ड्राइंग किया कि नहीं किया? तो चुप रहने से थोड़ी होता है सर। इसमें ये जो पार्ट है सर, ये पार्ट एक्चुअली कौन सा पार्ट है बोलो तो? इसको बोलते हैं एचपी पार्ट। माने ये जो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा ही हाउस प्रॉपर्टी का सिर्फ वही हिस्सा आता है जिसमें मैं रहता हूं और जिसको मैं भाड़ा लगा, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ यही दो पार्ट को डील करता है, बाकी पार्ट को नहीं, ठीक है। वेरी गुड। जिस हिस्से में मैं जिस हिस्से को मैं बिजनेस पर्पस में यूज करता हूं, इसको हम लोग बोलेंगे पीजीबीपी। क्या बोलेंगे सर? पीजी। ये मेरा अंडर दी हेड पीजीबीपी में ट्रीट होगा, अंडर दी हेड पीजीबीपी में ट्रीट होगा, माने प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, लिख लिया? अंडर दी हेड पीजीबीपी में ट्रीट होगा। तो पहला हिस्सा हो गया हाउस प्रॉपर्टी वाला हिस्सा, जिसमें हम लोग खुद रहते हैं और जिस पार्ट को हम लोग लेट आउट के लिए जमा करते हैं, भाड़ा देते हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो हाउस प्रॉपर्टी का जो मेन काम है सर, वो लेट आउट से ही मेनली आता है, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का ना काफी बड़ा रोल प्ले होता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। समझ में आ रहा है सर? आप लोगों ने इतना ड्रॉ कर लिया, समझ में लिख लिया सर जितना मैंने लिखाया? हाँ, बहुत वाइटल पार्ट है सर, लिखना ना भूले। ऐसा ना सोचे कि सर ड्राइंग कर रहा है जरूरी है कि नहीं है। सर ये जरूरी कौन सा नहीं है, नहीं और कौन सा है वो मुझे समझने दो। आप लोग बस जो बोल रहे हैं उसको लिखो, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इसमें भी ना आपको थोड़ा सा झमेला होगा ये डिडक्शंस का। ये सेक्शन 24B में क्या मिलेगा, और से मैंने सॉरी बेसिकली 115 बीएसई में क्या मिलेगा, और 115 बीएसई में क्या, जो नॉन 115 बीएसई उसमें क्या नहीं मिलेगा, इसको लेके थोड़ा सा वाद विवाद है, ठीक है। जैसे सैलरी में हुआ था ना, जैसे सैलरी में हुआ था, हम लोग वहां पर दो हिस्सा देखे थे, एक 115 बीएसई वाला और एक था नॉर्मल वाला, मैंने जिसको हम लोग अभी ऑप्शनल बोलते हैं। तो वो वाला चीज इधर भी है, ठीक है। चलो मैं आपको लिखाते हुए बताता हूँ, ठीक है। लिखाते हुए बताता हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है और फॉर्मेट के अंदर आपको क्या समझना है नहीं समझना है। फिर क्वेश्चन आंसर भी होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर भी होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर होगा। 115 बीएससी में बाद में बात करता हूँ, पहले नॉर्मल वाला बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको 115 बीएससी में दिखाता हूँ। मैंने एक्चुअली 115 बीएससी में क्या है ना, कुछ डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। 115 बीएससी में कुछ डिडक्शन अवेलेबल, बाकी नॉर्मल टैक्स का सिस्टम सेम ही है, ज्यादा कोई झमेला नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना सर, डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम एनएवी, लेट आउट और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डिडक्शन 2040, ये 115 बीएससी क्या लिखते हैं, रिडक्शंस फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू अंडर डिफर्ड टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। इसमें क्या बोला, 30% ऑफ एनएवी, और इधर बोला फुल्ली अलाउड बोला। और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में नो रिडक्शंस अलाउबल अंडर सेक्शन 24, किसी भी तरह का रिडक्शंस अलाउबल नहीं किया, ठीक है। ये सब आपको अभी से तुरंत समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम दो, समझाता हूँ। और ऑप्शनल में क्या लिखा, रिडक्शन फ्रॉम नेट एनएवी दोनों में मिला है, ठीक है। चलो मैं एक एक करके, पहले लिखो, पहले नॉर्मल लिखो, पहले जो पुराना चले आ रहा है उसको लिखो, फिर 115 बीएससी में क्या चेंजेस है वो बता दो। एक हेडिंग दो। इन द मेन टाइम अगर अपडेट होगा तो एग्जाम में नहीं पूछे, जो अपडेट हो, जो लागू होना था वो कर दिया, जो लागू करना था कर दिया। अब इन द मेन टाइम जैसे मैंने बजट में कुछ आ जाता है तो उसका मतलब वो बजट के एग्जाम में अभी लागू नहीं, वो नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट एग्जाम में,
स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। और अगर कुछ ऐसा बोल देता है इंस्टीट्यूट उसके लिए नोटिफिकेशन निकालता है, ठीक है, कि ये वाला हम लोग एग्जाम में लागू करेंगे, तो अगर वो नोटिफिकेशन में लिखता है तो लागू करना है, और अगर नहीं करता है तो लागू नहीं करना। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर 23-20, ठीक है, 23। हम लोगों का पूरा जो फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट है ये इनकम टैक्स के लिए ही तो है। देश का जो पूरा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है वो इनकम टैक्स के लिए ही तो है। अभी जो अप्रैल चालू हुआ ये न्यू ईयर बोलता है ना, इवन कंट्री का जो फाइनेंशियल ईयर है यही चालू होता है। हम लोग इनकम टैक्स के ईयर को ही फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स उसको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही पे कर, तो हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकते, बट तुम्हारा टैक्सेशन सिस्टम फाइनेंशियल ईयर में ही, मतलब तुम आप, हाँ इसीलिए करना चाहिए ना, ताकि आपको भी सिंक हो जाता है, लिंकअप हो जाता है। मतलब आप फॉलो करोगे कैलेंडर ईयर पर, बिजनेस में सारा चीज होता है फाइनेंशियल ईयर के तहत, तो ये थोड़ा गड़बड़ा जाता है। लेकिन कहीं पर भी लिखा नहीं है कि आप कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं। आप कर सकते हो, लेकिन आपका टैक्सेशन सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम सारा का सारा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। ये जो भी चलेगा उस हिसाब से ही हम लोग लिखते हैं। अभी ये चला तो यही लिख दिया, बाद में जब जो भी आएगा उसके हिसाब से। तो फिलहाल मैं जो आपको लिखा रहा हूँ ना, फिलहाल जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ ये ऑप्शनल हिसाब से लिखाने जा रहा हूँ, मैंने जिसको हम लोग नॉर्मल प्रोविजंस बोल रहे हैं, नॉर्मल या ऑप्शनल टैक्स रिजीम, उसके हिसाब से मैं अभी आपको फॉर्मेट लिखा, ठीक है। और जो 115 बीएसई में क्या लागू नहीं होता है उसके बारे में मैं बाद में बात, 115 बीएसई में क्या चीज आपको एप्लीकेबल नहीं होता है। बेसिकली हर चीज जो इसमें एप्लीकेबल होता है इसमें भी एप्लीकेबल होता है। पहले आप नॉर्मल वाला जान लो, फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। हाँ ये ऑप्शनल वाला ही मैं लिखा रहा हूँ। पर्टिकुलर का एक हेडिंग कर दो, लेट आउट का एक हेडिंग कर दो, क्या हो गया। एक पर्टिकुलर का हेडिंग कर दिया, और एक लेट आउट का हेडिंग कर दो, और एक सेल्फ ऑक्युपाइड का हेडिंग कर दो, ठीक है। पर्टिकुलर में लिखो सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखोगे? ग्रॉस एनुअल, इसको बोलते हैं GAV, ठीक है, इसको बोलते हैं GA। यहां से माइनस कर दो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर कुछ भी है तो उसे माइनस करना है। यहां से और माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट
30% ऑफ NAV। अच्छा, एक चीज मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर ना, जो भी है जैसे मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये मेरे एक ग्राफ में फॉर्मेट की तरह लिखा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्मेट है, तो जिसमें GAB का जो भी वैल्यू होगा उसको बस ऐसे कर दो, म्यूनिसिपल टैक्स का जो वैल्यू होगा उसको ऐसे लिख दो, और यहाँ से ना आपको एक चीज मिलता है, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने से आपको एक चीज मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, उसे बोलते हैं NAV, नेट एनुअल वैल्यू, फुल फॉर्म भी लिख सकते हो NAV या नेट एनुअल वैल्यू, फुल फॉर्म लिख दो सर, फुल फॉर्म लिख दो, क्या लिखोगे? नेट एनुअल वैल्यू, नेट, हाँ, पूरा हाउस प्रॉपर्टी का खेल इसी में चलता है सर। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जो है ना, ये छोटा चैप्टर है साइज में, बट ना इसका कॉन्सेप्ट सैलरी से मुश्किल है, ठीक है, इसका चैप्टर का साइज छोटा है लेकिन अंदर से धमाका, यानी इसका कैलकुलेशन टेक्निक थोड़ा पजल टाइप का है, लेकिन एक बार समझ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत बढ़ता रहेगा। डोंट टेक लोड, मैं डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा आगाज दे रहा हूँ। NAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं, उसके बाद जो मिलता है उसे बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। फिर नेट एनुअल वैल्यू से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो नॉर्मली गवर्नमेंट आपको देता है, और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉर्मली 30% ऑफ NAV होता है, क्या होता है? 30% ऑफ NAV, इसका सिस्टम रहता है 30% ऑफ NAV, यानी जो नेट एनुअल वैल्यू होगा उसका 30%, और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 24 सबसेक्शन A, आप लोग वहां पर सेक्शन लिख दो, ये जो 30% ऑफ NAV के ऊपर जो डिडक्शन मिलेगा ये सेक्शन 24 सबसेक्शन A के तहत मिलेगा, ठीक है, तो लिख दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ NAV, सेक्शन 24 लिखने से चलेगा, बट अगर कोई सेक्शन 24 सबसेक्शन A या B लिखा है तो तुमसे बेहतर उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, काटेगा नहीं, लेकिन जब वो लोग शॉर्ट आउट करेगा ना, कि अगर मानो इंस्टीट्यूट नॉर्मली क्या करता है कि उसका एक एक सिलेक्शन रहता है कि वो बेस्ट में से बेस्ट को निकालता है, ठीक है, तो उसमें अगर वो देखेगा कि भाई जो बंदा सेक्शन सेक्शन सबसेक्शन सब लिखा है वो उसको ही पास कराएगा, शायद अगर फेल कराना होगा तो जो नहीं लिखा है उसको फेल करा देगा। फेल मतलब क्या है ना, ये ना आपको हमेशा एक वैल्यू क्रिएशन करके चलता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट, ये लोग हमेशा एक वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, वैल्यू इन द सेंस कि आपको बेस्ट होना है, इसका मतलब आप अगर शॉर्टकट करोगे या फिर कोई भी चीज का बीकॉम टाइप का आंसर करके आओगे, ठीक है, तो ये चीज ये लोग पसंद नहीं, दे डोंट लाइक बीकॉम टाइप आंसर। बीकॉम लेवल में क्या है ना, बस आप लिख के आ जाओ, स्टेप मार्किंग भी बहुत देता है, यहाँ पर भी स्टेप मार्किंग है, लेकिन यहाँ पर स्टेप मार्किंग में भी आपका छोटा से छोटा गलती को भी पकड़ा जाता है, नहीं तो बीकॉम लेवल में जहां पर 100 में से 90 बच्चा पास कर जाता है, 10 बच्चा शायद फेल करता है, यहाँ पर 100 में से 15 बच्चा पास करता है, 85 बच्चा फेल करता है, क्यों? लेकिन क्या ये टॉपिक बीकॉम में नहीं है? ये टॉपिक बीकॉम में भी है, लेकिन बीकॉम में उसने जिस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व किया या जिस लेवल का उसने आंसर लिखने का तरीका अपनाया, वो तरीका ये तरीका में फर्क होगा, यहाँ पर आपको प्रॉपर सेक्शन वाइज चलना पड़ेगा, जरूरत पड़ने से नोट देना पड़ेगा समझाने के लिए। बीकॉम में अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी आओगे ना, वो एग्जामिनर आपको होगा चलो यार 6 नंबर है 5 दे के छोड़ दे, जा पास कर, समझ में आ रहा है सर? ये डिफरेंस हो जाए। स्कूल तो सभी स्कूल है, फिर अच्छा स्कूल और खराब स्कूल में फर्क क्या होता है? सभी स्कूल तो स्कूल ही है, विद्यालय सभी विद्यालय है, हर विद्यालय विद्यार्थी के लिए पूजनीय है, तो फिर स्कूल के अंदर डिफरेंस क्यों आता? ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल खराब है, ये स्कूल मॉडरेट है, क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे लोगों को किस लेवल का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, या उनका एग्जामिनेशन सिस्टम किस
टफनेस के साथ दिया जा रहा है, इस पे वो स्टूडेंट का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है सर? स्टैंडर्डाइजेशन 30% ऑफ एनएफई, सेक्शन क्या बोला मैंने? 24 सबसेक्शन ए, छोटा में लिखना है, ये को छोटा भी बड़ा नहीं लिखना, ठीक है? इसको बड़ा नहीं लिखते, ये सब प्रैक्टिस के साथ साथ आदत होता है। अच्छा, ये अमाउंट डिडक्शन के रूप में आपको मिलेगा एनएवी के ऊपर, और इसको देने के बाद और एक चीज का भी डिडक्शन मिलता है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोरो बोरो जो भी बोलो, ठीक है? बोरो करना या बोरो करने का क्या मतलब होता है? बोरोड कैपिटल माने उधार लेना, माने आपने अगर घर वगैरह बनाने के लिए लोन लिया था, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का बात चल रहा है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लोन होना चाहिए। माने बोरो माने कोई भी बोरोइंग का बात नहीं कर रहे हैं कि बेटी के शादी के लिए लोन लिया, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल तो एक अलग फैशन चल रहा है, क्या प्री वेडिंग शूट, जानते हो? शादी से पहले एक अलग ही शूटिंग चलता है, उसको बोलते हैं प्री वेडिंग शूट, उसके लिए लोन ले लिया। मतलब शादी होगा बंगाल में, ठीक है, लेकिन शादी का प्री वेडिंग शूट होगा राजस्थान में जाके, जयपुर के किला में, उदयपुर में शूटिंग करेगा, है ना? प्री वेडिंग शूट, उसके लिए मानो कम से कम 5 लाख का खर्चा होगा, उसके लिए लोन ले लिया, और उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आप हाउस प्रॉपर्टी में मांगो, नहीं चलेगा, ठीक है? ये क्या क्या, क्या मूवी? प्री वेडिंग शूट, क्या सब आजकल हो रहा है सर? क्या आप आजकल के नहीं हो? अरे हम हैं, हम आजकल के होके भी ओल्ड फैशन वाले हैं। चलो देखो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24 सबसेक्शन बी इस तहत फुल्ली अलाउ करेगा आपको। माने यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना बात को, ये जो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आप जितना इंटरेस्ट भरोगे, माने लेट आउट प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए आपने जितना लोन लिया, उसका जितना इंटरेस्ट तुम बेसिकली पे करोगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर वाइज डिडक्शन अवेलेबल रेडी है। जितना भरोगे उतना, हाँ सर, जितना भरोगे उतना, जितना भरोगे उतना। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लिख दो, जितना भरेंगे उतना। कौन सा सेक्शन के तहत? ठीक है, यहां तक लिख लिया। इसके बाद एक्चुअली आपको क्या करना पड़ता है सर? ज्यादा कुछ नहीं, जो भी आएगा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। कहानी बहुत ही सोजा है सर, सोजा माने सीधा है, बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं है, पर फिर भी आगे आगे पता चल ही जाएगा टेढ़ा कहाँ है। तो लिख दो इनकम, अगर लॉस होगा तो ब्रैकेट में लिखोगे लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट के केस में नॉर्मली आपका या तो लॉस होगा या तो इनकम होगा, ठीक है? ये लेट आउट के केस का बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन किंतु परंतु बंधु, सर क्या हो जाएगा? सर अगर यही प्रॉपर्टी लेट आउट की जगह अगर आपका खुद के रहने के लिए जगह होता तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कहलाता उसको, जो मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग से बार बार समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हो और उसी प्रॉपर्टी का जिस हिस्से को आपने भाड़ा के लिए देते हो, चाहे वो रेजिडेंशियल भाड़ा हो चाहे वो बिजनेस के लिए भाड़ा हो। मैंने ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हारा प्रॉपर्टी भाड़ा लेके खुद भी रह रहा है, रेजिडेंशियल रेंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा प्रॉपर्टी को भाड़ा लेके वो बंदा बिजनेस कर, वो दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है। यस सर, नहीं नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ।
तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे घर पे तुम्हारा बिजनेस है, वो पीजीबीपी का हिस्सा है क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस है। लेकिन तुम्हारे घर पे कोई रेंट लेके बिजनेस कर रहा है, तुम्हारे लिए तो इनकम रेंटल है। तो जब तक इनकम रेंटल है तब तक हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे वो तुम्हारे घर को हाउस प्रॉपर्टी पर्पस में यूज करें, चाहे वो तुम्हारे घर को बिजनेस पर्पस में यूज करे, तुमको तो रेंट मिल रहा है ना। तो तुमको रेंट मिलेगा तो तुम उसको हाउस प्रॉपर्टी अंडर में ही कैलकुलेट करो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होता है, नॉर्मली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का कोई ग्रॉस वैल्यू नहीं होता है। तुम जिस घर पे रहते हो उसका क्या वैल्यूएशन है, इनकम के एंगल से देखो। तुम जिस घर पे रहते हो इनकम के एंगल से उसका कोई वैल्यूएशन है क्या? तुमको अपने घर में रहने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है या तुमको कुछ इनकम होता है क्या? तो जब तुमको अपने घर में रहने के लिए इनकम नहीं होता तो उसका वैल्यूएशन कैसे आएगा? अब कोई बोलेगा नहीं सर घर बाद में बेचेंगे तो वैल्यूएशन आएगा ना। सर घर बेचने के जब वैल्यूएशन होते हैं उसको कैपिटल गेन में कैलकुलेट करते हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तुम जिस घर पे रहते हो उस घर से तुमको अर्निंग नहीं होता है तो उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है एज पर हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन। लेकिन जिस घर पे तुम रह रहे हो उसका ऑब्वियसली एक दाम है, जब तुम उसको बाद में कभी बेचोगे तो तुमको उसका एक दाम मिलेगा, वो कैपिटल गेन कहलाएगा। एसेट सेलिंग के केस में वो चीज आएगा, उसके लिए भी इनकम टैक्स में हेड है, इसको हम लोग कैपिटल गेन हेड बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, नील। सर म्यूनिसिपल टैक्स, सर यहाँ पर जो भी टैक्स पे होता है ना उसे भी हम लोग नील ही मानते हैं, जिसका वैल्यू नहीं है उसका टैक्स भी नहीं है। सर कोई बोलेगा सर नहीं हम लोग तो घर में रहने का एक टैक्स देते हैं, सर हाउस प्रॉपर्टी उसको कैलकुलेशन नहीं, वो जो एक लोकल म्यूनिसिपल में देना पड़ता है ना उसको काउंट नहीं करते। हाँ नहीं नहीं, तुम जिस एरिया में रहते हो तुम्हारे घर का एक टैक्स होता है जो तुमको लोकल कॉर्पोरेशन भी देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हाँ उसमें हाँ, लेकिन वो वाला चीज को यहाँ पर ये लोग हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको यहाँ पर नील नहीं मानता। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर फॉर द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, इसको क्योंकि जीएबी नील है ना, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है ना, तो क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील मान रहा है तो इसलिए म्यूनिसिपल टैक्स को भी यहाँ पर ये लोग काउंट नहीं करते। सिंपल बात, क्योंकि कॉर्पोरेशन वाले जो टैक्स लेते हैं वो मेरे को फैसिलिटीज एमिनिटीज देने के लिए लेता है ना, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में ये लोग काउंट नहीं करते। तो किसी को मन में चल सकता है नहीं सर हम लोग तो टैक्स देते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, इसलिए मैं चीज को बोला कि जिस प्रॉपर्टी का तुम वैल्यूएशन नील मान रहे हो उसका टैक्स को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इग्नोर करने के लिए एज पर दिस सिस्टम इग्नोर कर। तो सर इसका एनएवी भी क्या हो जाएगा, जीएबी जीरो है, म्यूनिसिपल टैक्स जीरो है, तो एनएवी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है क्या, नहीं, क्योंकि नील के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मानोगे तो क्या होगा, आपका एनएबी नील है, जीरो। जीरो एनएबी के ऊपर अगर तुम 30% एनएबी और 30% ऑफ एनएबी अगर लगा भी देते हो तो जीरो ही ना होगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी जीरो है। लेकिन किंतु परंतु बंधु यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है। देखो क्या लिखता है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम एनएवी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B, ये भी सेक्शन 24B के अंदर ही आता है। इससे पहले मैं आपको लेट आउट समझा रहा था या डीएलओ समझा रहा था, मैंने डीम्ड लेट आउट, दोनों चीजों पे आपको आगे समझाता हूँ। डीम्ड लेट आउट क्या होता है वो भी मैं लिखा था। लेट आउट या डीम्ड लेट आउट, डीम्ड लेट आउट माने बेसिकली अगर मानो किसी के पास 4 घर है, उसमें से एक घर में वो रहता है या 2 घर में वो रहता है, तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर आपके पास 4 हाउस प्रॉपर्टी है तो 2 घर को मैं मानूंगा कि आप सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखे हो और बाकी 2 घर को मैं डीम्ड लेट आउट मानूंगा। लेट आउट है, ठीक है, भले भले ही वो लेट आउट नहीं है, बट एक इंसान की फैमिली में अगर उसमें कोई और नहीं रहता, अगर उसमें कोई और नहीं रहता तो वो घर को हम लोग लेट आउट ही मान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट। इसके बारे में मैं आगे और डिस्कशन करूंगा सर, क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करूंगा। तो लेट आउट और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जितना तुम इंटरेस्ट लेते हो देते हो, सपोज तुमने लोन लिया 25 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, जो भी इंटरेस्ट भरोगे वो यहाँ पर 24B के तहत
जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा अलाउड करता है, लेकिन किंतु परंतु जब वही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बन जाता है और तुम जितना इंटरेस्ट उसके लिए भरते हो, उसके लिए भी मानो तुमने कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, ठीक है, और उस लोन के लिए तुम जितना इंटरेस्ट भरते हो वो पूरा का पूरा डिडक्टेड नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर आपको एक स्पेशल सुविधा देता है। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो मानसिकता है या जो उसका सोचने का तरीका है उसको आपको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भाई लेट आउट से तुम कमा रहे हो, तुमको लेट आउट में वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में छूट देके तुम्हारे इनकम को बैलेंस करने देता है। माने बेसिकली सिंपल बात है कि भाई जिस प्रॉपर्टी से हम इनकम करते हैं, अगर उस प्रॉपर्टी का मेरा कोई लोन चल रहा है तो उस लोन मेरा कॉस्ट है। हेलो, जिस प्रॉपर्टी से मैं लेट आउट से इनकम करता हूँ और वही प्रॉपर्टी का अगर मेरा लोन का इंटरेस्ट चल रहा है तो वो मेरे लिए कॉस्ट है। तो लोन से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ये तो बनता है ना, मेरा जो इनकम है इनकम से मेरा कॉस्टिंग को माइनस करना तो बनता है मेरा। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से आप इनकम ही नहीं करते, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट थोड़ा दयालु है। दयालु क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है। सरकार के घर में सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के कारण आप एक पैसा टैक्स के कारण जमा नहीं करते, ऊपर से सरकार आपको दयालु होकर एक सुविधा देते हैं। उस सुविधा का नाम है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसमें दो लिमिट है सर, दो लिमिट है इसमें। मैक्सिमम 30,000 फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, या तो एक या तो दो प्रॉपर्टी के लिए आपको मैक्सिमम 30,000 तक का छूट मिल सकता है। सर 30,000 क्यों? सर 30,000 तब मिलता है, ठीक है, आपको देखो क्या लिखता है, where loan is taken for acquisitions or constructions or of the house property। अगर घर बनाने के लिए, ये वाला पॉइंट को बाद में बताता, where loan is taken for acquisitions और construction of house property। अगर तुमने घर बनाने के लिए लोन लिया या फिर फ्लैट खरीदने के लिए लोन लिया। देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? घर बनवाना। और एक्विजिशंस का क्या मतलब होता है? एक्वायर करना। जैसे फ्लैट हम लोग बनाते नहीं है, फ्लैट बनाने वाला होता है रियल एस्टेट डेवलपर या प्रोमोटर, ठीक है। प्रोमोटर फ्लैट बनाएगा और पब्लिक जाके उसको एक्वायर करेगा। तो इसलिए वेयर लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, उसके केस में एक चीज यहाँ पर बोला है। और दूसरा चीज बोला है कि एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड। माने जिस साल तुम कैपिटल बोरो कर रहे हो उस साल से लेके अगला 5 साल के अंदर तुमको फ्लैट खरीद मतलब एक्विज कर लेना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल, जिसने तुमको लोन दिया वो तुमको हर साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि भाई इसने इस साल मेरे को इतना इंटरेस्ट पे किया। ये दोनों सबमिट करने से और ये सब चीज फुलफिल होने से अगर इसका आंसर मिलता है नो तो आपको मैक्सिमम 30,000 मिलेगा रिडक्शंस, और अगर इसका आंसर होता है यस तो तुमको मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में डिडक्शंस। मैं दिखा रहा था आप लोग को हाउस प्रॉपर्टी का, कुछ दिखा रहा था क्या किसी क्लास में? वही चीज है सर, वही चीज है। हाँ यही चीज है, ये देखो यही चीज है। देखो सपोज किसी ने ये तो टोटल इंटरेस्ट है, नहीं वैसा नहीं है। देख तेरा लोन अमाउंट यहाँ पर बोला 25 लाख, 25 लाख का लोन अमाउंट है, 30 इयर्स का पीरियड है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बोला है 9.4% पर एनम। इसमें तेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 25 लाख, जो तेरे को इंस्टेंट बैंक देता है और तू जिससे घर लेता है उसको ये अमाउंट पे कर देता है। तो तेरा चेक से जिसको भी तू
लोन का चेक तेरे को बैंक दिया, तू उसको हैंड ओवर कर दी जिसे पैसा देना था, घर जिससे तू खरीदा है। अब आगे तेरे को क्या करना है, बैंक को टाइमली बेसिस में इंटरेस्ट पे करते जाना। सर 25 लाख के बाद उसने 30 इयर्स का लोन लेगा तो 50 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से है। तुम अगर 30 इयर्स तक लोन का इंटरेस्ट भरोगे तो 50 लाख का इंटरेस्ट हो जाएगा, और 30 साल होते होते टोटल अमाउंट हो जाएगा 75 लाख का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के। बहुत ही दुख भरी कहानी है, कहाँ 25 लाख का घर और कहाँ 75 लाख का टोटल पेमेंट। ये देखने में बड़ा ही खराब लगता है, लेकिन इसका एक मैं आपको लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल दिखाता हूँ। सपोज तुमने 25 लाख का लोन लिया, इसमें तुम्हारा ईएमआई 12 महीने में क्या बनता है, पूरा साल भर का तुम्हारा ईएमआई बनता है 2,50,070, जिसमें तुमने इंटरेस्ट पे किया है 2,34,333 और प्रिंसिपल पेमेंट हुआ वो 15,737। ये नॉर्मली ये हाउस लोन के केस में जब तुम ईएमआई पे करते हो ना, ये लोग इतना बदमाश है कि शुरू में तुम्हारा जो ईएमआई रहेगा उस ईएमआई का 80 से 90% हिस्सा ये लोग इंटरेस्ट के नाम पे ले लेगा। आप देख ही सकते हो 2,50,000 ईएमआई बनता है तुम्हारा, इसमें 2,34,000 इंटरेस्ट के नाम पे लेता है और 15,000 टका सिर्फ प्रिंसिपल के नाम पे लेता है। मैंने तुम सोच रहे हो कि भाई मेरा 25 लाख में से मैं, नॉर्मल लोग क्या बने बुद्धू बन जाता है। देख, बंदा सोच रहे मेरा 25 लाख का लोन है, 25 लाख का लोन में तुम फर्स्ट ईयर 2.5 लाख पे कर दिया, तो तुम सोच रहे हो कि मैंने तो 2.5 लाख पे कर दिया, तो 25 लाख में से 2.5 लाख पे कर दिया तो अभी शायद मेरा 23 लाख 22.5 लाख 22,50,000 का मेरा बाकी होगा, बैलेंस होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये देखो, साल भर इतना पैसा देने के बाद तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस बचता है 24,84,260, लेकिन तुमने पेमेंट कितना किया, 2.5 लाख। क्योंकि तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 15,737 का है ना, तो वो 25 लाख से सिर्फ इसी को माइनस करता है और बाकी इंटरेस्ट के नाम पे तुमसे ले लेता है। और ये जो तुम इंटरेस्ट पे करते हो एनुअल बेसिस में, यही इंटरेस्ट में से तुम मैक्सिमम 2 लाख छूट ले सकते हो सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में। वो भी डॉक्यूमेंट देने के बाद, तो फिर आपको 30,000 मिलेगा। हाँ, 2,34,000 में 2 लाख तक छूट है, तो मैक्स एक्स्ट्रा जो होगा वो एक्स्ट्रा टैक्सेबल होगा। मैंने बेसिकली ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये तो तुम्हारा इंटरेस्ट है, ये टैक्सेबल क्यों होगा, इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस। लेकिन इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी में तुम अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में, ध्यान से सुनना, अगर ये प्रॉपर्टी तुमने होम लोन 2 केस में ले सकते हो। या तो तुम घर बना के भाड़ा देना है तुम्हारा, तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी होगा। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जितना इंटरेस्ट भरोगे साल भर का पूरा इंटरेस्ट इनकम टैक्स में डिडक्शन से हो सकता है। मैंने 2,34,333 टका 2,34,333 पूरा का पूरा डिडक्शन के रूप में चला जाएगा। लेकिन अगर यही सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में होगा तो मैक्सिमम 2 लाख तक तुमको बेनिफिट मिल सकता है, बाकी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी का टैक्सेबल होगा नहीं, टैक्सेबल का मैटर नहीं, तुमको मैक्सिमम, यहाँ पर ईयर का केस है, जब तक लोन चलेगा तब तक। नहीं, 5 इयर्स का तो बिल्डिंग बनाने का केस है। फिर से सुन मेरा बात, कंसिडरेशन कर। मैं बोला यही बात, मैं एक्चुअली तुमको इसीलिए बोल रहा था तुम लोग, ये हाउस प्रॉपर्टी छोटा है पर धमाका है। ये जो 5 साल का बात बोला, ये क्या बोला, ये acquisitions and construction completed within 5 years from the end of financial year in which the capital was borrowed। माने तुम जिस साल लोन ले रहे हो, किस पर्पस में ले रहे हो, करने के लिए। लोन लेने के 5 साल के अंदर जिस साल लोन लेते हो, सपोज तुम 23-24 में लोन लेते हो, तुमको घर कंप्लीट करना पड़ेगा 23-24 के बाद का 5 साल के अंदर। क्या लिखा है, in which the capital acquisition of construction complete within 5 years from the end of financial year। मैंने 24 खत्म हो गया, उसके बाद 25-26
27-28 नहीं 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 1 2 3 4 30 के एंड पे, मैंने 31 मार्च 2030 के एंड पे तुमको इसके अंदर घर कंप्लीट करना पड़ेगा या एक्विजिशंस कंप्लीट करना पड़ेगा लोन लेने के बाद। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तभी जाके तुमको 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर, मतलब बैंक सर्टिफिकेट देता है, वो सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स फाइलिंग के टाइम पे कि तुमने जो इंटरेस्ट भरा उसका सर्टिफिकेट जमा करो। नहीं तो कोई भी बोलेगा मैंने इंटरेस्ट भरा, भाई कहाँ भरा, किसको भरा, सर्टिफिकेट तो बैंक का सर्टिफिकेट होना पड़ता है। आजकल चीजें इतना ट्रांसपेरेंट है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है किसके नाम पे लोन चल रहा है, कहाँ लोन चल रहा है, सब पता है। आप जब रिटर्न फाइल करने जाओगे ना, क्योंकि आपका पैन कार्ड के थ्रू से ही तो आपको लोन मिला था, तो आपके पैन के अंदर सारा लिंक है कि आपका कितना लोन चल रहा है, कहाँ चल रहा है, सारा चीज उनको पता है। अगर आपने ऑर्गेनाइज जगह से लोन लिया है, मैंने जो नेशनलाइज्ड बैंक है या फिर जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ऐसा जगह से आपने लोन लिया तो गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग अबाउट इट। अगर अनऑथराइज जगह से लोन लोगे, मानो पाड़ा में कोई सूद सूद मैंने सूद में पैसा देने वाला बंदा है, तुमने उनसे लोन लिया, तो वो उसका ना तो बेनिफिट मिलेगा, और उसका ना तो सरकार को कुछ पता चलेगा। हाँ पूछ सकते हैं, लेकिन देखो तुम आसपास के जगह से लोन ले सकते, कोई तुमको मना नहीं करता, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम सरकार के पास जाओगे, सरकार बोलेगा तुमने ऐसे जगह से लोन लिया था, है ना प्रॉब्लम। किसी को कोई तुमको मना नहीं किया कि नॉर्मल एरिया से लोन नहीं लेना चाहिए, तुम लो ना। तुम्हारे घर के बगल में कोई सूद में पैसा उधार देते हैं, पैसा वाला बंदा है, लो ना, कौन मना करता है। लेकिन बाद में कुछ लोचा होगा तो फिर आप तो कुछ आवाज नहीं कर पाओ। अच्छा ये वाला बात समझ में आया, मैं लिखा दूंगा, सब चीज लिखाऊंगा। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया कि ये जो घर पर मतलब जो घर में तुम रहोगे, उस घर के लिए जो तुम जितना लोन भरोगे उसमें पूरा का पूरा लोन का इंटरेस्ट तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिडक्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम 2 लाख, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो 30,000, ठीक है। और एक चीज बोला है कि वेयर लोन इज टेकन फॉर रिपेयर रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसके केस में ऑलवेज 30,000 फॉर सेल्फ ओक्यूपाइड। रिन्यूअल करना है, रिपेयर करना है, तुमने लोन लिया, पर तुमने जितना भी लोन लो फर्क नहीं पड़ता, तुमको मैक्सिमम 30,000 तक का बेनिफिट मिलेगा फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। याद रहेगा सर? ये सबाई बुझते पारछे? हेलो शिल्पा, शालिनी, प्रिया, नील, कोनिका, अभिजीत, आर्जो, बुझते पारछिस की पारछिस ना? सर ठीक है, ये यही वाला कैलकुलेशन सर, यही यही इंटरेस्ट के अमाउंट से ही हिसाब किताब होगा। साल भर कितना इंटरेस्ट भर रहे हो उसी के ऊपर तुम अपना क्लेम कर सकते हो, ठीक है। साल भर एवरी ईयर कैलकुलेशन होता है ना, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे होता है ना। सपोज तुम 23-24 का हिसाब कर रहे हो तो 22-23 में कितना इंटरेस्ट भरा है उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा। 25-26 में तुम कितना इंटरेस्ट 26 कर रहे हो उसके ऊपर 26-27 में कैलकुलेशन होगा। मतलब बेसिकली टैक्स पर्पस में देखा जाए तो इंटरेस्ट अच्छा है, टैक्स पर्पस में देखा जाए तो इंटरेस्ट इज गुड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मैक्सिमम कितना 30,000 और 2 लाख एज द केस में बी, एज द केस में बी, ठीक है। यानी मैक्सिमम 30 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 लाख भी हो सकता है, जो भी केस होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। ये अभी क्वेश्चन पढ़ के सिचुएशन देख के समझना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब लेट आउट का तो आप देख लिया, लेट आउट का तो आपने देख लिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको कभी भी इनकम हो सकता है क्या?
उल्टा तुमको जो भी होगा ये लॉस ही होगा। जो तुम इंटरेस्ट भरोगे वो तुम्हारे लिए एक्सपेंस है ना। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में तुमको इनकम तो कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा तुमको नेगेटिव में ही आएगा। ये हमेशा इसका जो भी डेटा आएगा ये हमेशा नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता। सेल्फ ऑक्युपाइड का डेटा कैलकुलेट करने के बाद कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, वो इनकम जनरेट नहीं करता है। उल्टा तुमको अगर लॉस होता है तो उसका बेनिफिट तुम टैक्स में ले सकते हो। बोलो सर, बात समझ में आया? चलो मैं लिखा देता हूं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, interest on borrowed capital will be allowed as deduction, without any limitation, without any limitation. Whatever amount of interest is paid is eligible as deduction. Is eligible as deduction. Whatever amount of interest is paid is eligible as. ये लेट आउट के केस में हो गया, जो आपको पहले ही मैं समझा चुका था। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, इस केस को थोड़ा समझो। पॉइंट बी कहता है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, interest on borrowed capital will be allowed up to rupees 30,000 during previous year, but can be extended up to 2 lakh if the following 3 conditions satisfied. First point लिखना, condition 1,
यहाँ पर एक बात हम लोगों ने उस टाइम पे बोला नहीं, इसमें लिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या बोला देखो, बोलता है कि वह दी प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद कैपिटल बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999। ठीक है, मैंने अगर आपको 2 लाख वाला कैपेसिटी में जाना है ना, तो लोन तुमको 1/4/1999 के बाद ही लेना पड़ेगा। मैंने अगर किसी का लोन 1/4/99 के पहले का है, ठीक है, और उसका अभी भी खेल चल रहा है, तो 1/4/99 के पहले का लोन को कभी भी 2 लाख वाला बेनिफिट नहीं। जमाना तो चला गया, बट रूल है कि लोन मस्ट बी बोरोड क्या बोल हाँ हाँ हाँ, नॉर्मली तो वही रहता है, लेकिन फिर भी रूल है इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। तो लोन मस्ट बी बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के डेट में, लेकिन रूल है इसलिए बोलना पड़ रहा है। कंडीशन 2 कहता है लोन मस्ट बी फॉर लोन मस्ट बी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। लोन तुमको लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए भी, किसी और पर्पस में लोन लेंगे और उसके डिडक्शंस मांगेंगे तो डिपार्टमेंट देने के लिए रेडी नहीं। लिख लिया, कंडीशन 2 तक लिख लिया। कंडीशन 3 इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं पहले ही बोला था। कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशंस, दोनों बात एक साथ लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शंस और एक्विजिशंस मस्ट बी कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन और acquisition must be completed within 5 years from the end of the previous year in which yes बोलो, कोई कुछ कह रहे हो क्या? क्यों কিছু বলছে মনে হচ্ছে না স্যার আমিও তো Construction or acquisitions must be completed within 5 years from the end of the previous year in which money is borrowed. जिस साल लोन ले रहे हो उसके बाद 5 साल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, 5 साल का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बोरोइंग है DOB, मैंने डेट ऑफ बोरोइंग। सपोज आप बोरो कर रहे हो 21 अक्टूबर 2013 को, सॉरी 23 को, 21 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। अगर 2023 को करोगे, अच्छा 21 अक्टूबर 2023 माने प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, 21 अक्टूबर 2023 किस प्रीवियस ईयर का पार्ट? क्योंकि ये अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुआ था और खत्म होगा मार्च 2024 में, जो ऑलरेडी हुआ है। तो ये बेसिकली प्रीवियस ईयर 23-24 का पार्ट है ना। तो 23-24 में तुम लोन बोरो कर रहे हो, बात ऐसा होगा। लोन बोरो हो रहा है 23-24 में, अब ये अगला 5 साल तक चलेगा। तो 24-25, 25-26, 26-27, 27, इसको कंप्लीट होने के बाद 1 2 3 4 और एक साल 28, ठीक है।
माने इन सिंपल आप ऐसे भी बोल सकते हो, इफ द लोन इज बोरोड, if the loan is borrowed on 21st October 2023, that is 23-24 previous year, the construction or acquisitions must be completed on or before 31st March 2029. समझ गए? हाँ, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके साथ और एक चीज जोड़ लो, लिखाई देते हैं एक बार। तो 2 लाख पाने के लिए तुमको ये फॉलो करना होगा, और साथ में ये भी लिख दो, where the property is repaired, renewed or reconstructed with capital borrowed on or after 1499, तो आपका जो भी इंटरेस्ट पे होगा, 1 या 2 प्रॉपर्टी के लिए नॉर्मली लगता है, 1 सेल्फ ऑक्युपाइड या 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30, ये भी लिख। ये वाला पॉइंट भी लिख दो सर, where the loan is borrowed for, where the loan is borrowed for the property repaired, renewed or reconstructions, property repaired, reconstructions, for repaired reconstructions, yeah, renewed, or reconstruction purpose, or reconstruction purpose, on or after, कब लोन लेना चाहिए? on or after 1/4/1999, ठीक है। तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 3000, for 1 or 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, या तो एक घर के लिए या तो दोनों घर का मिला के 30,000, ठीक है, या तो एक घर का या तो दोनों घर का मिला के। याद रहेगा सबको? ठीक है, आई होप कि याद रहेगा। तो ये था आपका डिडक्शंस का रूल, जो थोड़ा झमेला वाला भी है, और आपको काफी बार इस चीज के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछता है। ठीक है, काफी बार पूछता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स हैं, ये देखो, पहले एग्जाम्पल पढ़ो एक बार। मिस्टर मानस owns the house property, one at Bombay, wherein his family reside and the other at Delhi. ठीक है, एक बॉम्बे में है और एक दिल्ली में है, which is unoccupied. दिल्ली वाला जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्युपाई नहीं किया गया है, बॉम्बे में फैमिली रहता है, इसका मतलब वो ऑक्युपाइड है। He lives in चंडीगढ़, वो रहता है चंडीगढ़ में, for his employment purpose in a rented house, माने वो खुद रेंट पे चंडीगढ़ में रहते हैं। For acquisitions of house property at Bombay, he has taken a loan of rupees 30 lakh. बॉम्बे का प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उसने 30 लाख का लोन लिया था, 10% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ, 1/4/2022 पे। ठीक है, he has not repaid any amount so far, अभी तक उसने एक पैसा रिपे नहीं किया, in respect of house property at Delhi। ठीक है, क्या कहते हैं? he has not repaid any amount so far
इन रेस्पेक्ट, अच्छा ये सो फार तक हो गया। इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली उसने एक अलग से लोन लिया 5 लाख का 11% पर एनम के हिसाब से। कब लिया? 1 अक्टूबर 2022 को टुवर्ड्स रिपेयर्स। कंप्यूट द डिडक्शंस which would be available to him under section 24 subsection B for assessment year 24-25 in respect of interest payable on such loan if he exercise the options of shifting out of the default tax regime। माना वो 115 BSE फॉलो नहीं कर रहा, 115 BSE फॉलो नहीं कर रहा, मतलब वो ऑप्शनल रिजिम में है, तो जाके उसका टैक्स कैलकुलेशन क्या बने हाउस प्रॉपर्टी। तो इसका जस्ट एक एग्जांपल में, क्योंकि अभी बात किया तो मैं उठाया, तो इसका देखो आंसर करना है तो कैसे करना है। पहले बात तो ये समझो, मिस्टर मानस कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में वो रहता है सेल्फ ऑक्युपाइड, एंड दिल्ली आल्सो सिंस नो बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय हिम फ्रॉम, और वो प्रॉपर्टी को रेंट पे तो नहीं दिया ना, दिल्ली वाला प्रॉपर्टी अनऑक्युपाइड है तो उसको रेंट पे भी नहीं दिया, और मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस में रख सकते। तो Mr. Manas can claim benefit of nil annual value in respect of house property at Bombay and Delhi, since no benefit is derived by him from such properties, and he cannot occupy such properties due to reasons of his employment at Chandigarh, क्योंकि वो खुद रहता है चंडीगढ़ में, तो वो कैसे वहां पर रहेगा? So where he lives in rented house, he is eligible for deduction under section 24B since he has exercised the options of shifting। तो क्योंकि उसने 115 BSE से शिफ्ट आउट भी किया है, तो उसने ये डिडक्शंस का बेनिफिट भी ले सकता है। अगर वो 115 BSE अवेलेबल करता तो ये डिडक्शन का बेनिफिट उसको नहीं मिलता। तो इसका सिंपल हिसाब बनेगा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे, जिसका वैल्यूएशन कितना था? 30 लाख का लोन था, जिसका इंटरेस्ट है 10%, तो एनुअल इंटरेस्ट कितना होता है? 3 लाख। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, तो उसको यहाँ पर 2 लाख का बेनिफिट मिले। और जो दिल्ली वाला घर है उसके लिए उसने लोन लिया है, पर किस पर्पस में लिया? रिपेयरिंग पर्पस में लिया है। ऐसे तो लोन लिया 5 लाख का, जिसका इंटरेस्ट है 11% का, तो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है 55,000 का, लेकिन आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 30,000 का। तो इधर 2 लाख इधर 30,000, तो टोटल इंटरेस्ट का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो 2,30,000 का। लेकिन यहाँ पर एक खेल है सर, 24B कहता है कि इधर 2 लाख इधर 30,000, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी 2 लाख। लोचा के अंदर लोचा, उसके अंदर लोचा, नहीं समझे? तो फिर से समझाता हूं आपको। मैं अभी इतना देर से क्या समझाया कि 24B के तहत उसको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में 2 लाख का बेनिफिट मिलता है मैक्स टू मैक्स। तो 2 लाख का बेनिफिट उसने लिया। हमको अपने ये भी बताया आप लोगों को कि सर अगर आप रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर लोन लेते हो तो रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर आपको मैक्सिमम 30,000 का बेनिफिट मिलता है, लेकिन 24B आपको मैक्सिमम बेनिफिट 2 लाख देता है। तो भले ही आपने इधर 2 लाख का लिया, इधर 30,000 का लिया, पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट 2 लाख ही मिलेगा। सर इसमें आप बोलोगे तो फिर ये देने का क्या मतलब था? सर मतलब था ना, अगर मानो इसका ये इंटरेस्ट का वैल्यू 3 लाख की जगह अगर 1,70,000 होता, हो ही सकता है 30 लाख की जगह लोन का अमाउंट 20 लाख भी तो हो सकता था, या 17 लाख भी तो हो सकता था। अगर ये 30 लाख की जगह 17 लाख का लोन होता तो 17 लाख का 10% कितना हो जाता? 1,70,000। अब मुझे आप बताओ, 1,70,000 आपका इंटरेस्ट होता है और 2 लाख का मैक्सिमम बेनिफिट है, तो क्या आप 2 लाख का बेनिफिट दिखाते कि 1,70,000 का बेनिफिट दिखाते? जो तुम्हारा ओरिजिनल है उसी को ही लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 लाख है। तो यहाँ पर 2 लाख की जगह कितना आ जाता? और यहाँ पर जो तुम्हारा 30,000 का है, ये मानो सेम ही सेम रख लेता मैं, 55,000 है, 55 तो नहीं मिलेगा, 30,000 मिल सकता है, तो 1,70,000 और इधर होता 30, तो भी तुम यहाँ पर टोटल में 2 लाख का बेनिफिट ले सकते थे। समझ में आ रहा है? तो केस टू केस मैटर करता है कि सबाई बुझते पारছে কি পারছে না। Yes, sir.
बोलो 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 शोभे, समझ में आ रहा है कि नहीं? है सर। है सर? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? लिख लो ना, क्वेश्चन लिख लो, या फिर बाद में लिखोगे? चलो कोई बात नहीं, चलो मैं और एक टॉपिक आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अरे कॉम्प्लेक्स नहीं है, धीरे धीरे। आप फर्स्ट टाइम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो सर, फर्स्ट टाइम पढ़ के भी अगर समझ में आ रहा है, मैंने बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, ज्यादा चिंता मत कर, टैक्स इजी है। लेकिन तुमने कभी इससे पहले, जिन लोगों ने टैक्स पढ़ा नहीं कभी, ठीक है, तो आपको अजीब ही लगेगा चीज, कोई क्या कर रहा है, एक बार हाँ फिर ना, फिर हाँ के अंदर हाँ, हाँ के अंदर ना, कंफ्यूज करता रहता है। एक स्पेशल नोट लिखो तो ये मतलब यही जो मेरा चल रहा है इंट्रोडक्शन, उसी के अंदर। एसएससी एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। या तो रजिस्टर्ड ओनर या फिर डीम्ड ओनर। रजिस्टर्ड ओनर माने जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, और डीम्ड ओनर माने अगर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है, जैसे मानो बहुत सारे, जैसे मानो कोलकाता में से बहुत सारे प्रॉपर्टी है, सॉल्ट लेक के अंदर भी आपको मिलेगा, केस्टपुर में भी है, बड़ा सा घर है, घर का ओनर फॉरेन में रहता है, बाहर चला गया, और वो कभी कभी इंडिया आता है, और उसका जो केयर टेकर है ना, वही घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, उसका रेंट लेना, आर लेना, सब कुछ उसके हाथ में है। तो ऐसे केसेस में अगर मेन ओनर बाहर रहता है, तो जो केयर टेकर है उसी को डीम्ड ओनर माना जाए। समझ में आया? इसमें लिखो एक चीज, पॉइंट 1। अच्छा पॉइंट 1 तो लिख दिया, पॉइंट 2, सॉरी, पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 लिखो। सर आप लोग सबलेटिंग के बारे में कभी सुने? रेंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सबलेटिंग, rent received by way of subletting is chargeable under the head other sources। सबलेटिंग क्या होता है सर? चलो एक एग्जांपल करो। क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, उसको सबलेटिंग बोलते। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है? सबलेटिंग का मतलब होता है कि तुम किसी से घर रेंट पे लिया हो, और फिर तुम खुद एक टेनेंट हो, और तुम किसी और को रेंट पे रख ली, माने यू आर नॉट द ओनर, यू आर एक्चुअली अ टेनेंट, बट बीइंग अ टेनेंट यू गिव अ रेंट टू समवन। बात समझ में आया सर? आप टेनेंट हो, पर आप किसी और को रेंट पे रखे हो। सर ऐसा हो सकता है क्या? सर अगर मेन ओनर को कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसा हो सकता है। जैसे आपको मैं चीज बताता हूँ, केस्टपुर में पीजी बहुत चलता है, स्पेशली भोपाल, तुम जिस एरिया में रहते हो वहां पर तो पीजी बहुत है। तुम
पता करना कि जो पीजी चला रहा है, ठीक है, जैसे जो पीजी चला रहा है जैसे मिलोंदा, ठीक है, वो पीजी का ओनर नहीं है, मैंने उस पूरा बिल्डिंग का मालिक वो नहीं है, तुम पता करना वो उस बिल्डिंग का मालिक कोई और है, और जो मिलोंदा है वो उससे वो बिल्डिंग को रेंट पे लेके रखा है, और फिर आप लोगों को पीजी के हिसाब से वो रेंट देता है। फिर जितने दाम पे वो पूरा बिल्डिंग को रेंट पे लेके रखा है उसके ऊपर बेस करके आपको रेंट पे देके रखा है, फिर वहां से जो इनकम करता है वो अपनी कॉस्टिंग से माइनस करके अपना प्रॉफिट खोज करना, पता लग जाए। तो ये जो मिलंदा कर रहे हैं ना, सिर्फ मिलंदा करने नहीं सर, यहाँ पर एक पीजी का ओनर है, ठीक है। नॉर्मली जो लोग बाहर से आते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि आप यहाँ पर एक बार जाके पूछ सकते हो, इससे भी आसपास में और भी पीजी है, हर जगह में मोटा मोटी ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगा। सो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मिस्टर एक्स इज अ पर्सन, सॉरी पर्सन में ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर एक्स laid out the house to Mr. Y। मिस्टर एक्स हाउस को मिस्टर वाई को भाड़ा दे दिया फॉर द रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ, ठीक है। Mr. X is the owner of a house property. Mr. X let out the house to Mr. Y for a rent of 10,000 per month. Mr. Y let out the house to Mr. Z for rupees 18,000 पर मंथ। तो बताओ सर, यहाँ पर मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है और मिस्टर जेड है, तीन बंदा है इस पूरा खेल में। इसमें किसका इनकम, कौन सा इनकम, कितना इनकम है और किस हेड में जाएगा, बताओ। हाँ ₹10,000 पर मंथ का वो दिखाएगा मेरा लॉस इनकम करके उसको डिडक्शन देगा और म्युनिसिपल टैक्स करके नेट एनएपी आएगा। चलो मान के चलते हैं कि जो भी है बाकी कुछ नहीं है, यही उसका टैक्स लायबिलिटी यानी बेसिकली इनकम होगा। और जेड के केस में या वाई के केस में वाई के केस इनकम कितना होगा? 8,000 8,000 पर। क्यों? मतलब 10,000 उसका कॉस्ट है। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, यही मैं पूछ रहा था। वेरी गुड। सो इन दिस केस रेंट रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स कितना होता है? 10,000 इंटू 12, तो कितना कमा लिया? 1,20,000 इज चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। रेंट रिसीव्ड बाय वाई, रेंट रिसीव्ड बाय वाई बाय वे ऑफ सबलेटिंग, इसी को सबलेटिंग बोलते हैं। वाई ने जो किया बाय वे ऑफ सबलेटिंग, कितना हो जाएगा उसका इनकम? 18,000 पर मंथ वो कमा रहा है और 10,000 टका वो खुद पे कर रहा है। 18,000 माइनस 10,000 इंटू 12 कितना होगा? 96। ये जो 96,000 है ये चार्जेबल होगा, ये भी टैक्सेबल है ऑब्वियसली।
इज चार्जेबल टू टैक्स बट किस हेड में जाएगा? अंडर द हेड अदर सोर्सेस, क्योंकि वो ओनर ही नहीं है ना। बोलो बोलो। वाई का इसमें तो कोई रोल नहीं है, वाई तो यहाँ पर कुछ कमा नहीं रहा है, एक्स ने वाई को दिया। हाँ वाई का, अच्छा एक्स, हम लोग किसका किसका कैलकुलेट, और जेड का हम लोग एक्स और वाई का किए, जेड का तो नहीं है इधर, जेड तो पेमेंट कर रहा है, तो जेड का तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का अंदर, ठीक है सही है। कौन सा इसमें सबलेटिंग बिजनेस है कि नहीं, ये भी एक मुद्दा है। अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर कोई सबलेट करना उसका रेगुलर काम हो जाता है तो उसको बिजनेस में ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इसको रेगुलर बेसिस में करता है कि सबलेट करना ही उसका रेगुलर काम है, तो वो इसको पीजीपीपी के अंडर भी कैलकुलेट कर सकता है। जैसे एक बिजनेस चलता है वो इसको बिजनेस की तरह देखता है, लेकिन ये रेगुलरली नहीं करता, कभी कभी करता है। अगर वो उसको पीजीपीपी में काउंट नहीं करेगा तो भी आधा सोर्स में है। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत लोग इस तरह का बिजनेस को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि इतना कोई प्रूफ नहीं है कि भाई तुम किससे बिल्डिंग लेके भाड़ा देके कमा रहे हो, इसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है। लेकिन तुमको तो अपना कागजात बनाने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट नॉर्मली इस तरह का बिजनेस डायरेक्टली तो देख नहीं पाता। डायरेक्टली कैसे देखेगा कि क्या एक बिल्डिंग है, कुछ लोग रह रहे हैं, उसका कौन ओनर है। जैसे मानो तुमको पता नहीं था, मेरे को पता है बोल के मैं तुमको बोल कि उसका ओरिजिनल ओनर कौन है, एक्चुअल घर किसका है, उसे भाड़ा किसको मिल रहा है, ये पता करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर गवर्नमेंट देखते कि भाई जो चीज का तुमको बिजनेस में डेटा मेंटेन करना चाहिए था पर तुमने नहीं किया, फिर भी तुमको इनकम हो रहा है, तो जब किसी का कोई ठिकाना नहीं मिलता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक जगह है कि जब किसी का कोई ठिकाना नहीं मिलता इनकम का तो उसको आधा सोर्स में डाल। इसलिए सबलेट को नॉर्मली आधा सोर्स में काउंट किया जाता है, लेकिन अगर कोई उसको बिजनेस के रेगुलर बेसिस में दिखाते हैं तो वो पीजीपी में भी काउंट हो सकते हैं। अदर सोर्स, ऐसे बहुत सारा चीजें अदर सोर्स चैप्टर के अंदर पढ़ती है। इस वक्त पीजीपीपी का है उसको कैपिटल केस रिसीव फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारा चीज हो जाए। सर पूरा ओवरऑल क्वेश्चन देता है क्या? हाँ इससे क्या है, ऑब्वियसली बिजली देता है, ना देके कोई उपाय नहीं है सर। अलग अलग भी देगा और कंप्लीट भी देगा, एक साथ मिला के भी देगा। हर 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 हेड से देगा, कोई भी हेड छुपता नहीं है। तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ किस क्वेश्चन के अंदर, सपोज तुमको लग रहा है कि सैलरी से तो क्वेश्चन देता ही है, तुमको लग रहा है हाउस प्रॉपर्टी नहीं देगा, किंतु सपोज टोटल क्वेश्चन के अंदर जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है उसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी पूछे तो पूछेगा ही पूछेगा, हर हेड को टच करता है। यानी तुम प्रिपेयर करके जाते हो बीकॉम की तरह, नॉर्मली बीकॉम वाले ऐसे करते हैं, हम सैलरी करेंगे हाउस प्रॉपर्टी छोड़ देंगे। पीजीपीपी नॉर्मली लोग नहीं करते बीकॉम लेवल में, जानते हो। पीजीपीपी माथा खराब करने वाला चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारा प्रोविजन है। बीकॉम वाले स्टूडेंट बोलता था कि सर हमको ना पीजीपीपी नहीं करना है। मैं नहीं करेगा तो मैं जबरदस्ती थोड़ी करूंगा, अब जो ठीक लगे। लेकिन तुम सीए में इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा आज का क्लास में इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट क्लास इसका जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, ठीक है, वो मैं आज इसलिए मैं स्टार्ट कर देता, लेकिन आज स्टार्ट करने से ना वो खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक आएगा अभी, ये टॉपिक को बोलते हैं जीएबी कैलकुलेशन वाला टॉपिक, जो सबसे क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस गेम है। मैंने जीएबी कैलकुलेशंस मैं आपको नेक्स्ट दिन समझाऊंगा। ये जो हम लोग बार बार जीएबी चिल्ला रहे थे, ठीक है, ये जो फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, ये जो फॉर्मेट के अंदर जीएबी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये टुमारो के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा।
कैलकुलेशन ऑफ जीएबी, ये जीएबी एक बार हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे गाड़ी एकदम सुपर फास्ट दौड़े, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ जीएबी, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। ये सबसे मुश्किल है और ये सबसे इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो कल ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज ऐसे भी मैं जल्दी इसलिए छोड़ रहा हूँ, तो एसी का मैकेनिक आने वाला है, ठीक है, नहीं तो फिर एसी ठीक होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है सर। चलो आज इतना ही, कल बात करते हैं सर आप लोगों से। ओके सर, बाय 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 सर, Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।